सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। दिस इज नमिस पाणिग्राही। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें से हम पढ़ रहे थे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक आखिरी टॉपिक रह गया था जो कि है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं परासरण एवं परासरण दाब। हम परासरण को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टब लेते हैं, उस टब में कुछ अमाउंट में पानी लेते हैं, सपोज 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें किशमिश का एक टुकड़ा डाल देते हैं। इस टुकड़े को डालने के बाद हम इसको 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि ये जो टुकड़ा है 10 मिनट के बाद अब पहले से साइज में बड़ा हो जाता है। अब हम इस प्रोसेस को सोचें, ऐसा क्यों हुआ। सिंपल सी बात समझ में ये आती है कि पानी इसके अंदर चला गया होगा और इस वजह से ये साइज में बड़ा हो गया। सीधी सी बात ये समझ में आती है। अब ये प्रोसेस जो है, अगर हम उसको समझें तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परासरण, या इंग्लिश में इसका नाम होता है ऑस्मोसिस। तो ये क्यों हुआ ऐसा, इसको समझने के लिए हमको 3 बातें जानना पड़ेगा। पहला जानना पड़ेगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एसपीएम। एसपीएम मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इतना को अगर हम समझ गए तो हमारा ऑस्मोसिस को समझना आसान हो जाएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मतलब विलायक और विलेय, ये दोनों से मिलकर विलयन बनता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हमको बेसिकली समझना है अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो किशमिश है इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है। और अंदर में सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इस किशमिश के अंदर में पानी है, कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मात्रा में शुगर्स हैं और भी कुछ मिनरल्स या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सब मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। और बाहर में सिर्फ पानी है, जो कि क्या है, एक सॉल्वेंट है। पानी एक क्या है, सॉल्वेंट है, और अंदर में किशमिश के अंदर में क्या है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। और ये जो बाहर का एक मेम्ब्रेन है जो किशमिश को इस पानी से और इस सॉल्यूशन से दोनों से सेपरेट करके रख रहा है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली। ये झिल्ली इस पानी को और इस विलयन को दोनों को सेपरेट रख रहा है। अभी इस एसपीएम का काम क्या होता है, इस एसपीएम का काम होता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को गुजरने देता है, अपने से अंदर जाने देता है, लेकिन सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने से अंदर बाहर जाने नहीं देता। समझिए, अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से ऐसा खींच रहा हूँ तो इसको मैं बोल दूँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अगर इस साइड एक सॉल्यूशन है और इस साइड एक सॉल्वेंट है, तो ये अगर सॉल्वेंट है, नाम लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है अपने से इधर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को होके जाने नहीं देगा, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आ सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम झिल्ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है और छोटे साइज के कारण ये आर पार जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं, इस वजह से वो बाहर या अंदर नहीं जा सकते। एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम लोग समझ रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको मैं समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से। हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ये मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ और इस कंटेनर को 2 हिस्से में बांट दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एसपीएम मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने इस साइड ले लिया पानी, वाटर, इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेंट, वाटर या सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट। और इस साइड ले लिया मैंने सलाइन वाटर या नमक का पानी, ठीक है, या फिर इसको मैं बोल दूं सॉल्यूशन या विलयन। तो इसमें पानी के साथ साथ समझो मैं नमक का पानी ले लिया हूँ, नमक पानी ले लिया हूँ, तो इसमें ये पानी के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स होंगे नमक के भी,
कुछ पार्टिकल्स होंगे नमक के भी। ये है हमारा विलायक और ये हमारा विलायक प्लस विलेय। मतलब एक लाइन में कहूं तो क्या है, ये हमारा विलयन। इतना डिटेल से इससे बता रहा हूं क्योंकि हर एक चीज को जानना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। अब इसमें होता क्या है, इस साइड हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इस साइड सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं इधर से इधर मूव कर पाएंगे, ये सभी मूव करेंगे, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूशन जो है इधर मूव नहीं कर पाएगा। और इसका सिलेक्शन, इस गति को सिलेक्शन कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, एसपीएम। मतलब एसपीएम जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए गेट खोल रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन को कह रहा है कि आप इस साइड नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, कम सांद्रता है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट तो है ही नहीं ना, और यहाँ पे ज़्यादा सांद्रता है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हिंदी में बता रहा हूं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का गति करना, कहते हैं हम उसको परासरण। तो ये हो गया परासरण क्या होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली 3 प्रकार के होते हैं। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली जो जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कि पिग का ब्लैडर, सुअर का जो ब्लैडर रहता है वो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन। कुछ जो होते हैं हम उनको प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में भी हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सेलोफेन। तो हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली खुद से बना भी सकते हैं और प्रकृति से भी उठा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ। गर्मी के दिनों में अगर आप ज़्यादा नहाएंगे तो आपकी जो चमड़ी रहती है, जो स्किन रहता है, वो थोड़ा सा फूल जाता है। अगर 1 घंटे 2 घंटे स्विमिंग पूल या फिर तालाब या नदी कहीं भी आप नहा रहे हैं तो आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा फूल जाता है। बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कोई भी, तो थोड़ा सा फूल जाता है। जैसे ही आप धूप में आते हैं तो वो जो फूला हुआ स्किन है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो स्किन है वो भी सेमी परमेंट मेम्ब्रेन की तरह उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे ही धूप में हम आते हैं पानी से बाहर निकल के, तो वही इवेपोरेशन, वाष्पसर्जन की क्रिया से वो बाहर निकलते हैं और इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि नहाने के तुरंत बाद हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, यही रीज़न होता है। तो ये भी एक नॉलेज की बात होगी। अब हम बात कर रहे थे परासरण के बारे में। परासरण तो क्लियर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इस मेम्ब्रेन में, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, इस मेम्ब्रेन में एक दाब लगाते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से एक बार देखते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। मूव करने के समय में, करते टाइम, इस मेम्ब्रेन में जो एक प्रेशर क्रिएट होता है इस साइड से, जिस साइड से मूव कर रहे हैं उस साइड से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे नाप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट करने का क्या तरीका है। तो जब कोई 2 सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन अलग अलग हों, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए हैं तो उनके बीच में ऑस्मोसिस होगा, ये हम जान चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, इसको एग्जैक्टली और सबसे अच्छे तरीके से बताने के लिए बर्कले और हार्टले नाम के 2 साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक इक्विपमेंट बनाया और उस इक्विपमेंट के हेल्प से उन्होंने निकाला कि उन 2 सॉल्यूशन के लिए उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर और थर्ड चैम्बर। मैं इजी समझाता हूँ। ये चैम्बर 1 है, ये चैम्बर 2 है, ये चैम्बर 3 है। एक्चुअली ये दोनों साइड से खुलने वाला चैम्बर रहता है जो कि गन मेटल का बना होता है। सबसे ऊपर में हम डाल देते हैं सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं, विलेय और विलायक दोनों हैं, ये विलयन है।
और सबसे नीचे में भी रहता है सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है नीचे भी रहेगा, और बीच में रहता है प्योर सॉल्वेंट, माने कि पानी रहेगा ऐसा समझ लीजिए, या विलायक, एक ही बात है सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट रहता है उसमें एक थिसिल फनल जुड़ा रहता है ताकि हमको वाटर का लेवल पता चले। फिलहाल ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो पानी का लेवल है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों साइड से, जो कि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहा है, और अपने आप स्पॉन्टेनियस स्वतः ही यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूट की तरफ। ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, और जैसे ही ये प्रोसेस चालू हो जाएगा ये जो लेवल है धीरे धीरे गिरता जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो ऊपर और नीचे के साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे पानी का लेवल गिरेगा, हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑस्मोसिस शुरू हो गया है। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पे एक पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन को जैसे हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस सॉल्यूशन पे एक दबाव या एक प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर को क्रिएट करने से ये जिस भी स्पीड से ऑस्मोसिस चल रहा था, जैसे ही सॉल्यूशन इस साइड जाना शुरू कर, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल चुके हैं। अब ये जो ऑस्मोसिस है उसका स्पीड अप स्लो होता जाएगा जैसे जैसे हम प्रेशर क्रिएट करते जाएंगे और पिस्टन को नीचे के साइड पुश करेंगे। हम लोग पुश करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे कि और प्रेशर क्रिएट करने के बाद ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मतलब जब हम इतना प्रेशर क्रिएट कर दें कि जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल ऊपर के साइड ना जाएं, तो हम उस पॉइंट पे ये प्रेशर क्रिएट करना बंद कर देंगे, और यहाँ से बैरोमीटर से हम नोट कर लेंगे कि दाब कितना हुआ या प्रेशर कितना हुआ, यहाँ से पता चल जाएगा। और वही इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्वेंट का हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये तरीका सबसे सिंपलेस्ट तरीका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का। एक बार और समझते हैं अगर समझ में नहीं आया। 3 सेक्शन थे, पहले और थर्ड सेक्शन में सॉल्यूशन था, बीच वाले सेक्शन में हमारा सॉल्वेंट या पानी है। दोनों को हम सेपरेट किए थे अर्ध पारगम झिल्ली से। जैसे ही सेपरेट करेंगे अपने आप ही प्रोसेस चालू हो जाएगा कि विलायक के जो कण हैं वो विलयन में जाना शुरू कर देंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परासरण। परासरण के कारण ये जो अर्ध पारगम झिल्ली है, इस अर्ध पारगम झिल्ली पे एक दाब उत्पन्न होगा, उसी दाब को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। लेकिन ये कितना दाब उत्पन्न हो रहा है ये हमको नहीं पता है, इसके लिए हम ऊपर से एक उल्टा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इस प्रेशर को तब तक लगाएंगे जब तक कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल जाना बंद ना कर दें, और बंद जब कर देंगे हम इस पिस्टन को रोक देंगे और ये दाब नोट कर लेंगे। वही दाब कहलाएगा इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। इस तरह से बर्कले और हार्टले के द्वारा हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर से उसी बात पे आते हैं। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हैं, सपोज इसका कंसंट्रेशन है C1, इसका कंसंट्रेशन C2, ये SPM है, ये जो लाइन खींचा हूँ, तो C1 के पार्टिकल C2 के साइड मूव करेंगे, और सपोज यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जो कि है पाई। पाई मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ, परासरण दाब को बोल रहा हूँ पाई। ये जो पाई है वो सांद्रता पे निर्भर करता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और अगर सॉल्यूट के अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझिए कि 1 गिलास पानी है, उसमें अगर 1 चम्मच शक्कर डालूं तो ये कम कंसनट्रेट है, 2 चम्मच शक्कर डालूं तो ज़्यादा कंसनट्रेट है, 3 चम्मच शक्कर डालूं तो और कंसनट्रेटेड है। तो कंसनट्रेशन के साथ शक्कर के चम्मचें बढ़ रही हैं, तो जब शक्कर के चम्मचें बढ़ रहे हैं तो उस शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी तो बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये इसका अगर कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल, शक्कर के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, और जब सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे तो ऑस्मोसिस भी और तेज़ी से होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी और तेज़ी से होगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 टेम्परेचर का कैसे प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे, और जब सॉल्वेंट की मात्रा कम होती जाएगी तो सॉल्यूट की मात्रा ऑलरेडी बढ़ते जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। उसका ठीक उल्टा समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 1 गिलास पानी था,
1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर था, अगर आप उसको गर्म करके आधा गिलास तक छोड़ देंगे तो अब आधा गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया गर्म करने से। तो यहाँ पे 2 केस मिल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिसमें जो पराश्रण दाब है पाई है वो प्रोपोर्शनल है कि इसके कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के। अगर इक्वेशन वो 1 और 2 दोनों को मिला दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, तो सी इंटू टी कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो यहाँ पे मैं एक नया कांस्टेंट लगाता हूँ, के ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देता हूँ मैं, के OSM/CT। अब ये जो के है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट होता है वो गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, और गैस कांस्टेंट जो होता है हम उसको R से डिनोट करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे इस नए कांस्टेंट का यूज़ ना करके डायरेक्टली इस पॉइंट पे हम लोग यूज़ कर देते हैं R का। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल गया, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे हर एक चीज़ क्या क्या है मैं बताता हूँ। जो पाई है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में OP लिख देता हूँ। जो R है दैट इज गैस कांस्टेंट, जो C है वो है कंसंट्रेशन, हिंदी में सांद्रता, और जो T है दैट इज टेम्परेचर, ताप। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है, पाई इज इक्वल टू RCT। इस इक्वेशन को आगे और इलेबोरेट करते हैं ताकि हमको ये समझ में आए न्यूमेरिकल क्या चीज़ कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं इस R को इस तरह से लिख दूं CRT तो भी कोई डाउट नहीं होगा, बस मैंने इसके सीक्वेंस को चेंज किया। अब जो C है वो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को बताने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे। उसमें से एक था नॉर्मेलिटी, एक था मोलैरिटी और एक था मोलैलिटी। इन सब केसेस में हम लोग नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करते थे वॉल्यूम से, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट को डिवाइड करते थे, इसमें डिवाइड करते थे मास से। कुल मिला के हम लोग नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करते थे कंसंट्रेशन जानने के लिए। कई बार वॉल्यूम की जगह पे हम लोग मास का भी यूज़ करते थे, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम को हम लोग लेते थे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कर सकता हूँ नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब 1 लीटर आयतन में कितने मोलों की संख्या है उसी को तो हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। 1 गिलास पानी में कितना चीनी है वही तो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी जो है वो वॉल्यूम हो गया, और चीनी की मात्रा कितना है वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया केमिस्ट्री में लैंग्वेज में। तो यहाँ पे C के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं N/V इंटू RT। अब अगर यहाँ पे B को साइड ट्रांसफर कर दूँ तो पाई इंटू V इज इक्वल टू हो जाएगा NRT। अब यहाँ पे जो N है वो क्या होता है, हमेशा N2 होता है। मतलब जो N2 है वो हमेशा सॉल्यूट को दिखाता है। जो N है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमेशा विलेय के मोलों की संख्या होगा। किसके मोलों की संख्या है N2, विलेय, विलायक नहीं, किसके, विलेय। और जो नंबर ऑफ मोल होता है फिर से हम जानते हैं, अगर ये N2 है तो ये W2/M2 होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पाई इंटू V विल बी इक्वल टू W2, अगर इसको मैं N2 बोलूँ, अपॉन M2। 2 बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको क्लियर रहे कि ये सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इंटू RT। क्लियर है? अब यहाँ से हमको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है या कोई भी चीज़ निकालना है तो हमको एक नया इक्वेशन मिल गया। इसको वापस से साइड ट्रांसफर कर दें तो पाई विल बी इक्वल टू W2/M2 इंटू RT अपॉन V। तो ये हमको एक इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन को हेल्प से ये पाई जो है वो बता रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, W2 बता रहा है सॉल्यूट के गिवन मास को, M2 बता रहा है सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को, R बता रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। दोनों इक्वल होता है इसलिए हम इसको गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बता चुका हूँ ये ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट होता है। T बता रहा है टेम्परेचर को और V बता रहा है वॉल्यूम को।
तो किसी सॉल्यूशन के लिए इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमको अननोन हो, बाकी चीज़ें अगर गिवन हो, तो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण बोला जाता है, परासरण का ठीक उल्टा। तो परासरण क्या होता था फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है C1, एक और सॉल्यूशन लेना है C2, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। C1 का सांद्रता कम है, C2 का सांद्रता ज़्यादा है, तो C1 से C2 की साइड मूव करेगा तो हम उसको बोलते हैं परासरण। अब इसका उल्टा हो जाए, मतलब अगर C2 से C1 के साइड मूव करे तो हम बोलेंगे उसको आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम परासरण तभी तो होगा ना अगर C1 से C2 मूव कर रहा है, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः अभिक्रिया है। स्वतः क्या है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया क्या है कि C1 से C2 की साइड जाएगा। एक बार और समझते हैं। यहां पे मैं ले लिया पानी H2O और यहां पे मैं ले रहा हूं नमक वाला पानी, सलाइन वाटर। मतलब यहां पे क्या है, NaCl प्लस H2 है। तो आप बताइए मुझे, अगर ऑस्मोसिस होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? ये अगर C1 है, ये अगर C2 है, तो किस डायरेक्शन में होगा ऑस्मोसिस? C1 से C2 की डायरेक्शन में होगा। और ये अभिक्रिया अपने आप होगा, ये प्रोसेस स्वतः होगा, स्पॉन्टेनियस कहते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन अगर C2 से C1 के साइड हो जाए किसी तरीके से, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऐसा कब हो सकता है? हमने अभी देखा था बर्कले एंड हार्टले मेथड। उसमें क्या हो रहा था, जब C1 से C2 की साइड जा रहा था लिक्विड, याद कीजिए, जब इस साइड जा रहा था, ऊपर की साइड जा रहा था, तो हम ऊपर से पिस्टन से प्रेशर क्रिएट करते थे, तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था वो बंद हो जाता था। उससे नेक्स्ट स्टेप करना है, अगर हम यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा दें, इस जगह पे एक पिस्टन लगा दें, ठीक है, सपोज मैंने ये एक पिस्टन लगा दिया। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस अपने आप चालू हो जाएगा जैसे इन दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू में सेपरेट कर दूंगा। लेकिन सेपरेट करते ही ये प्रोसेस जैसे शुरू होगा, मैं प्रेशर लगाना भी शुरू कर देता हूँ, तो ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। और अगर इस प्रेशर को मैं बढ़ाते जाऊँ तो एक पॉइंट के बाद ये जो पानी है इधर जाना बंद कर देगा, और उस प्रेशर को हम लोग बर्कले हार्टले मेथड में हम लोग क्या बोलते थे, उसी को हम लोग बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे रुकना नहीं है, इस प्रेशर को और इंक्रीज करना है और बढ़ाना है। तो अब क्या होगा, प्रेशर उल्टा इधर से बढ़ते जा रहा है, तो अब C2 से C1 के साइड जो सॉल्यूशन है वो शिफ्ट होना शुरू कर देगा। फिर से एक बार बताता हूँ, नॉर्मली अपने आप क्या हो रहा था, C1 से C2 की साइड जो हमारा सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो जा रहा था, वो जाना भी चाहिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन हम जबरदस्ती बाहर से प्रेशर इतना लगा देते हैं कि ऑस्मोसिस ना सिर्फ बंद हो जाता है, इधर से इधर जाना बंद हो जाता है, बल्कि उल्टा इस सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो पानी है, इधर भी पानी है ना, ये नमक पानी है, तो सिर्फ नमक थोड़ी ना, पानी भी तो है, तो नमक यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, वो इस साइड मूव करना शुरू कर देता है रिवर्स डायरेक्शन में। और इसीलिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे फिर से एक प्रेशर क्रिएट होगा, और सिंस ये तो ऑस्मोसिस का उल्टा है, इसलिए ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम लोग रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में, रिवर्स ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में। तो अब इसका यूज क्या है? कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में पानी का संकट हो रहा है, जबकि बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो समुद्र के किनारे, रिवर के, समुद्र के किनारे ही रहते हैं, फिर भी वो यूज़ नहीं कर पाते समुद्र के पानी को, क्योंकि वो हमेशा खारा रहता है, उसमें नमक रहता है। तो आपके दिमाग में कभी न कभी ये बात आई होगी, क्यों ना समुद्र के पानी को किसी तरह से यूज़ किया जाए पीने के लिए। बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, और वो प्रोसेस होता है हमारा आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस में क्या करते हैं वो हम समझ लेते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसके प्लांट भी लगाए जा चुके हैं, आरओ प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं जो पीने योग्य रहता है, और इस साइड हम लोग लगाते हैं सलाइन वाटर, मतलब समुद्र का पानी, जिसमें क्या रहता है, NaCl रहता है और H2O रहता है, दोनों रहता है। अब हम क्या करते हैं, इधर से वापस प्रेशर लगाते हैं,
जब हम पिस्टन के थ्रू इसमें प्रेशर लगाते हैं तो मैंने बताया नमक नमक यहाँ पे रह जाता था और पानी पानी इधर निकल आता था। तो उसी तरह जब इसमें हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस चालू होता है और इस जगह से नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं और जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो इधर से फ्लो होके इस साइड पहुंचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया है और यहाँ पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस का यूज़ करके हम समुद्र के पानी को भी शुद्ध पानी में बदल सकते हैं और उसको पी सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पानी की समस्या है, वो ऐसे आरओ प्लांट्स लगाए हैं और वहाँ सलाइन वाटर को प्यूरिफाई करके शुद्ध पेयजल में परिवर्तित किया जाता है और उसको फिर पीते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वांट हब फैक्टर। तब तक के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लॉकडाउन में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उन तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर बैठ के फ्री वीडियो देख सकें और केमिस्ट्री के नॉलेज को जो कि टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं उसको बढ़ा सकें। थैंक यू।